के शो में निगरां हुकूमत रिलीफ फराहम करने में ताहाल नाकाम। बिजली के यूनिट्स के जो अंदर रेट है वो एक मुकर्रर किए जाए और बिलों के अंदर जो इजाफी टैक्सेस है वो ख़त्म किए जाए और ये टैक्सेस ख़त्म ना हुए तो 2 तारीख को इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज होगा और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान पहिया जाम होगा। IMF से राब्ता, पाकिस्तान से तहरीरी प्लान तलब। बिजली के बाद गैस की कीमतों में भी 60% तक इजाफे का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सिफान खान। IMF के साथ मुज़ाकरात हुए हैं। FBR ने अपने नंबर्स पेश किए हैं। IMF की तरफ से सवाल उठाया गया कि अगर आप टैक्स का कोई रिलीफ देते हैं बिल के अंदर तो फिर आप इस रेवेन्यू टारगेट को किस तरह पूरा करेंगे, जो कि तकरीबन 9.2 खरब रुपए का है, 9.2 ट्रिलियन रुपीस का है। और इस बारे में एक तहरीरी यानी रिटन प्लान पाकिस्तान से तलब किया गया। वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहिबा ने भी एक स्टेटमेंट दी है। क्या कहा है उन्होंने, आपको जरा सुनाते हैं कि एक्सपेक्टेशंस अवाम को क्या रखनी चाहिए। शमशाद अख्तर साहिबा क्या कहती हैं, लेट्स हियर दिस। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं गरीबों की तकलीफ देखती हूँ, तो मैं कभी ये नहीं कह सकती कि पीपल विल हर्ट एंड वी वुडंट केयर। लेकिन जो पॉलिसीज हमने इनहेरिट की है ना, ये कोई आज नहीं की है ना, आई मीन दे हैव बीन देयर फॉर डेकेड्स। तो ये आप ज़रा एक्सपेक्टेशंस की भी मैंने बात की थी ना, कि ज़रा प्लीज़ मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस कि इतने डेकेड्स की पॉलिसीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको बड़े हम सोच समझ के, ये नहीं है कि ये इसका एहसास नहीं है इस हुकूमत को, इस हुकूमत को बहुत एहसास है। लोगों को हमें कन्विंस करना है कि हमारी जो हुकूमत है वो बहुत सिंसियरली काम करेगी। अब ये नहीं हो सकता कि डेकेड्स की पॉलिसीज़ को हम एक दिन में टर्न अराउंड करें। प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, साबिक सरबरा सरमायाकारी बोर्ड के, और नईम मीर साहब जो कि चेयरमैन है सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के लाहौर में। दोनों को खुशामदीद कहते हुए, हारून शरीफ साहब वाज़ेह तौर पर आप इससे पहले भी कई बार कहते रहे हमें अगर IMF से बात करनी है तो हमारा प्लान पूरा तैयार हमारे पास होना चाहिए। 2 या 3 दिन से काबीना का इजलास हो रहा है, इतवार को बुलाया गया, हंगामी एक शोर सा मच गया कि कुछ ऐलान होने वाला है। फिर हमें यह पता चला कि नहीं, हमें IMF से मंजूरी लेनी है। आज खबर यह कि IMF कह रहा है कि वी वांट अ रिटन प्लान। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 या 3 दिन की जो कारकर्दगी रही निगरां हुकूमत की, दे वर इल प्लान्ड ऑन दिस ग्राउंड? ये जितना शोर हुआ, शोर शराबा हुआ, उस हिसाब से तैयारी पूरी नहीं थी क्या? हारून शरीफ साहब जी, शुक्रिया सैफान साहब। देखिए, एक तो क्लियरली नई हुकूमत है, अभी उनको समझ नहीं थी कि इसको IMF से पहले बात करते, चाहे बैकडोर से करते, क्योंकि जब आप फंड प्रोग्राम में हैं और आपके बड़े सेट टारगेट्स हैं, टैक्स के भी टारगेट्स हैं, डिस्टॉर्शंस को खत्म करने के टारगेट्स हैं, तो ये आप कैसे सिंगल हैंडेडली उससे डिविएट कर सकते हैं? बहुत मुश्किल चीज है। दूसरा, इनसे वाकई डॉक्टर शमशाद ठीक कह रही हैं कि उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो एक 3 माह के अरसे में या 6 माह के अरसे में कोई स्ट्रक्चरल चेंज ले आएंगे, वो गलत है। लेकिन यहाँ निगरान हुकूमत को भी समझने की जरूरत है कि इनके भी वज़रा, बहुत से वज़रा ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट को टर्न अराउंड कर देंगे, IT को टर्न अराउंड कर देंगे, तो इनको भी जरा एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करने से थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है कि हम थोड़े वक्त के लिए आए। देखिए, जहां ये लोग कर सकते हैं और जिसकी बात नहीं हो रही है, इनको चाहिए कि जी हम अगले 3 से 6 माह में जो बिजली की चोरी है उसकी गवर्नेंस बेहतर करके उसको कम करने की कोशिश करते हैं, और जितना पैसा बचाएंगे वो हम गरीबों को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए ना, ये तो इनके हाथ में है। लेकिन अगर इनसे कहा जाए कि आप फ्यूल मिक्स चेंज कर देंगे या हम LNG जो फर्नेस ऑयल पे बनाते हैं उसको ऑल्टरनेट पे ले जाएंगे, वो तो 3 से 5 साल का काम है, और उसके लिए ये प्लान कर सकते हैं, बट दे कांट रियली इम्प्लीमेंट। लेकिन टैक्स स्ट्रक्चर में टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी IMF कह रहा है कि हमें एक ऑल्टरनेट प्लान आपका क्या है वो पेश किया जाए। खबर तो ये भी है कि वो FBR की कारकर्दगी से भी खुश नहीं IMF, लेकिन FBR ने यकीन दहानी कराई है कि वो अपने टारगेट्स मीट कर लेंगे।
जी देखिए, यकीन दहानी करानी से खाली से अब काम नहीं चलता है। देखिए ना, आपको IMF ये नहीं कहता है कि आप बिजली के बिलों में ये टैक्स डाल दें या बिल बढ़ा दें। वो कहता है कि आपने अपना बजट का खसारा एक लेवल पे रखना है। अब आपके ऊपर है कि आप टैक्स बेस को एक्सपैंड कर लें, आप टैक्सेस को रैशनलाइज कर लें, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कर लें, या जिसको आपने ऑलरेडी टैक्स किया हुआ है उसके ऊपर मजीद आप एक्सट्रैक्टिव और रिग्रेसिव टैक्स डालते जाएं। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दो चीजें, ना सिर्फ टैक्सेस बट निगरान हुकूमत अपने एक्सपेंडिचर्स तो कम कर सकती है, उसको तो जहां भी गुंजाइश निकलती है वो तो उनके हाथ में है। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देखिए ना, आप नंबर्स अगर देखें, 10 अरब रुपए से ज्यादा की बिजली सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त दी जाती है। 450 अरब रुपए से ज्यादा की क्रॉस सब्सिडाइजेशन है, जिसका मतलब है कि बहुत से सेक्टर्स को, बहुत से तबकात को, बहुत से सूबों को आप मुफ्त बिजली देते हैं। इसके बाद आप आगे आइए तो जो आपकी अब 3 एरियाज हैं, जनरेशन चले वो आपकी 41,000 पे चली गई, माशी हालात स्लो है तो कंजम्पशन कम है, लेकिन अब आप IPP का कैपेसिटी टैक्स तो पे कर रहे हैं। इसके अलावा जब आप आगे जाते हैं तो आपके ट्रांसमिशन के लॉसेस हैं, ट्रांसमिशन के बाद आपके डिस्पोज में कलेक्शन के लॉसेस हैं। वो इस वक्त इतनी हाई इन्फ्लेशन में निचले तबके और दरमियाने तबके को पास ऑन करना डिसकंटेंट का ही बायस बनेगा, लोग अफोर्ड इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर हारून शीख साहब, इसके मतलब हम जो भी अब प्लान देंगे आगे, यानी आवाम को अगर कोई रिलीफ दिया जा सकता है तो ये कुछ ही इनके पास स्कोप है निगरान गवर्नमेंट के पास कि वो कर सकें, और उसमें भी IMF की मंजूरी चाहिए होगी। तो क्या IMF विल IMF बी ऑन द सेम पेज, स्पेशली जो हमारे सर्कुलर डेट के नंबर्स आए हैं, हमें कम करना था 150 अरब से उल्टा बढ़ चुका है, तो और अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम जो बिल आए हैं अगस्त के, इन्हें 6 महीने की किस्तों में हम लें। तो आपको लगता है कि ये जो हमारी फिस्कल स्पेस है, सर्कुलर डेट के टारगेट्स हैं, क्या वो इजाजत देते हैं कि हम ये किस्तों वाले ऑप्शन पे जा सकें? हारून शीख साहब जी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, आपको मेरी आवाज आ रही है अब? जी आ रही है हारून साहब जी, आ रही है। देखिए, आप इस पे पहली बात तो ये है कि जो आप इस वक्त हम जिस बात को आगे बढ़ाते हैं, देखिए जहां तक ताल्लुक है IMF का, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको IMF को क्रेडिबल प्लान देने पड़ेंगे कि जी हम कहां से ये पूरा करेंगे, वरना ये स्टैंड ये अब इस निगरान हुकूमत की तो पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन अब सियासी लोग तो अपनी कलेक्ट नहीं करते, छूट देते हैं, सब्सिडी देते हैं। इनको तो चाहिए वहां पर टफ मेजर्स इस वक्त ले, क्योंकि इनकी तो कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि IMF जो आपसे बार बार कहता है वो डिस्टॉर्शन खत्म करने की बात करता है, गरीब को सब्सिडी देने में उनको इतराज नहीं है। वो कहता है जी अब अमीर को बंद करें जो आप बिलावजा दे रहे हैं प्रोटेक्शन, और उसको आप इस वक्त नया डेट लेने की पोजीशन में मुल्क नहीं है कि कर्ज लेके आप किसी को सहूलत दे पाए। तो यहां पर पाकिस्तान, वो कहते हैं ना जी इंग्लिश में कि बिटवीन द रॉक एंड हार्ड रॉक एंड द सी, हम दरमियान में फंसे हुए हैं। ठीक है, सही, ये फंसे हुए नहीं। मीर साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो ये कि ताजी बरादरी क्या मुत्तफ़िक़ा तौर पर किसी एक एहतजाजी लाहेमल पर यकसा तौर पर आगे बढ़ रही है या मुतफर्रिक है? क्या इस वक्त ताजी बरादरी में सोच है, और क्या हड़ताल की तरफ जाना चाहिए या हुकूमत से बात करनी चाहिए? आप क्या समझते हैं बतौर चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल और अंजुमन ताजरान और पाकिस्तान? नहीं मीर साहब, देखें, हुकूमत से बात तो जब की जाएगी ना कि जब हुकूमत बात करने पर आमादा होगी। असल मसला हुकूमत से बातचीत का नहीं है, असल मसला तो IMF के साथ हुकूमत के जो मुआहदात हुए हैं उन मुआहदात की रोशनी में हुकूमत ने फैसले करने हैं। हुकूमत जो है उसके हाथ और पाँव बंधे हुए हैं, और सिर्फ हाथ और पाँव बंधे हुए नहीं हैं बल्कि IMF ने, जिसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वो गर्दन पे घोड़ा रखा हुआ है, तो ऐसे हालात हैं और ऐसी सूरत हाल है, तो इसमें हुकूमत के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि वो आवाम को रिलीफ दे सकें। और मैंने अभी जो आपके दूसरे पैनलिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू सुनी है, तो उसमें जो मेरा भी बड़ा
जो कंसर्न है वो यही है कि एक तरफ तो जो IMF के मुआहदात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने आवाम को रिलीफ देना है, तो जो रिलीफ देने के जो हमारे एवेन्यूज़ हैं वो बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। और IMF ने ये हमें कभी भी नहीं कहा कि आप बिजली की चोरी ना रोकें। IMF ने हमें ये कभी नहीं कहा, किसी मुआहदे में हम पर ये पाबंदी नहीं लगाई कि आपके लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं तो आप अपने सिस्टम को रीवैम्प ना करें। तो ये वो दो बुनियादी चीज़ें हैं। और तीसरी जो फ्री बिजली के यूनिट्स हम मुख्तलिफ जो हमारे बड़े अशराफिया के जो नुमाइंदगान हैं या हमारे बड़े लोग हैं जो वो लेते हैं। अब ये फ्री यूनिट्स पर भी मैं समझता हूँ कि ये एक थोड़ी सी मजाका खेज सी बात हो जाती है। इसका जो फ़र्क आएगा वो मेरा ख्याल है 8 अरब 10 अरब रुपए का भी 10 से 12 अरब रुपए का आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि ये जब आप इनके फ्री यूनिट्स बंद करेंगे तो फिर ये किसी और तरीके से अपनी तनख्वाहों को ये बढ़ा लेंगे और अपने अखराजात जो हैं वो वसूल करेंगे किसी और तरीके से, कागजी कार्रवाई के ज़रिए, किसी वजीफे के ज़रिए, किसी अलाउंस के ज़रिए ये लोग वसूल कर लेंगे। तो ये फ्री यूनिट दे दें या अलाउंसेस दे दें तो ख़जाने पे बोझ तो आपके आना ही आना है। एग्जैक्टली। असल मसला ये है जैसे नहीं साहब अगर चोरी पे नंबर 1 जो आप जो बात कह रहे हैं, मेरी बात सुन लें जरा, मुझे एक मिनट दे दें। चले आप, क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, चले आप बात करें आप जी। उसके बाद जी आप चोरी रोकें, और चोरी रोकने का आपके पास कोई तरीका नहीं है जो रवायती तरीका जो कारगर हो चुका। कोई रवायती तरीका कामयाब नहीं हुआ आज तक। आपको गैर रवायती अंदाज में एक ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ेगा। इस हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस लाएं, जो चोरी करता है उसका मीटर ना काटे, उसका हाथ काट दे। अच्छा, सीधी सीधी बात है। नहीं साहब, इस हाल पे मुझे अगर इजाजत दें एक ब्रेक के बाद, नहीं मीर साहब आपके पास दोबारा आकर इसी बात से यहीं से शुरू करनी साहब हल तजवीज कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस आना चाहिए। ऑर्डिनेंस की बाजगश भी थी हल्कों में कि ऑर्डिनेंस आने वाला है बिजली चोरी के हवाले से। इस ब्रेक के बाद हम बात करते हैं इस पर, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन बिजली के बिल और इस हवाले से हिकमत अमली क्या अपनानी चाहिए, IMF के साथ मुज़ाकरात और इस हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त हुई आपके सामने रख रहे हैं। नहीं मीर साहब, आपने कहा बिजली जो चोर है उसका मीटर नहीं बल्कि हाथ काटना चाहिए, इसे कड़ी सजा होनी चाहिए। उस वक्त ब्रेक आ गई, आप प्लीज अगर इसको एलैबोरेट मजीद करें। नहीं मीर साहब जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लिमिटेड हमारे पास ऑप्शंस हैं, यानी रियासत के पास जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं अपने अवाम को रिलीफ देने की, उनमें एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है कि रियासत जो है वो अपनी रेट को कायम करे और बिजली चोरी जो है इससे निजात दिला दे। अब अगर बिजली चोरी पर रोकथाम हो गई और बिजली चोरी पर अगर आप काबू पा लेते हैं तो यकीनन 500 या उससे भी ज़्यादा 500 या 600 अरब रुपए का आप रिलीफ जो है वो आप अपने जो आपके लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं, जो आपके प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, आप उन्हें वो रिलीफ दे सकते हैं। आपको किसी IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये होगा कैसे, सवाल ये है। देखिए, इसके लिए हुकूमत को ना एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा और उस ऑर्डिनेंस के अंदर सिर्फ बिजली चोरी करने वाले के आप हाथ ना काटें, उस बिजली चोरी करवाने में जो हमारे इदारे यानी वापडा या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का एहलकार मुलव्वस हो उसका भी हाथ काटें। और इसके साथ साथ हम देखें बिजली चोरी होती कहाँ है। बिजली चोरी होती है हमारे सनतकार करते हैं। बिजली चोरी कौन करता है? हमारी कमर्शियल मार्केटों में होती है बिजली चोरी। आप इन सनतकारों और ताजरों को जो है वो आइडेंटिफाई करें और जिन जिन ताजरों को और सनतकारों को आप चोरी में मुलव्वस पाएं, एक तो उनको चौराहों पे खड़े होकर कोड़े लगाएं और फिर उसके साथ साथ आप उनकी जायदादें कुर्क करें और उन जायदादों को आप बेचें। और जायदादें बेचने के बाद, क्योंकि वो ये ना कहें कि आप आज तक जो बिजली का नुकसान हुआ है वो उन पे डालें, क्योंकि वो चोर जो आज पकड़ा गया है जरूरी नहीं कि उसने आज ही चोरी की है। पता नहीं कितने सालों से वो खजाने पर बोझ डालता रहा है और अवाम का खून जो है वो चूसता रहा है, तो उसकी जायदाद को बेचें। ये इस तरह का कानून आना चाहिए। और फिर
वो जायदाद बेचने से जो आपको रेवेन्यू इकट्ठा हो वो रिलीफ पे आप खर्च करें। और फिर आखिर में मैं ये बात जो कहना चाह रहा हूँ, जो और भी मेरा ख्याल है मेरी बात को तकवीत देगी, जो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर और कानूनी मेयर्स की बात कर रहा हूँ, कि हमारे जितने सरकारी अदारे हैं जो एंटाइटल्ड नहीं है फ्री यूनिट्स के, यानी उन्होंने बिल देना है, बिजली इस्तेमाल की और बिल देना है, वो तमाम इदारे अपने बिल अदा नहीं करते। देखिए सबसे बड़ा मसला ये भी तो है ना, अब इस चीज की मंसूबाबंदी किसने करनी है और इस चीज को मैनेज किसने करना है, वो हुकूमत ने करना है। अगर हुकूमत जो है वो ये काम भी नहीं कर सकती और हमें कभी वजीर आजम ये कि मैं एक एसी बंद कर देता हूँ, मैं 2 एसी बंद कर देता हूँ, मैं 4 लाइटें बंद कर देता हूँ, अगर ये वजीर खजाना आकर कहें कि जी हमने IMF का मुआहदा किया है, हर चीज IMF पे डालें, तो नहीं, ये ज्यादती है। जो जिम्मेदारी आपकी है वो आपकी है। अगर IMF जो है उसके साथ मुआहदा हुआ है और पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट की वर्ज पे था, तो इस चीज का ताजरों को बहुत ज्यादा एहसास है और ताजरों ने कुर्बानी दी है। लेकिन आप अपनी नाअहली, आप अपना निकम्मापन और आप काम नहीं करना चाहते और आप जो है वो डंग टपाना चाहते हैं और आप वक्त गुजारा कर रहे हैं और आपका यही मकसद है कि ये हूटरों वाली गाड़ियां आती रहें जाती रहें और आप अवामी खर्च पर पेट्रोल जो है वो फूंकते रहें और आप जो है वो सरकारी बंगलों में रहें और खाएं पिएं और बाद में चले जाएं और कोई काम अवाम के लिए ना करें और सारा मलबा IMF पे डाल दें, ये ज्यादती है। अगर ये आपने यही काम करने हैं तो मेहरबानी करें फिर इस्तीफा दे के अपने घरों में जाएं। सही नहीं मीर साहब, आप सजेस्ट कर रहे हैं कि सख्त तरीन सजा होनी चाहिए और मेरे ख्याल से हारून रशीद साहब आपने भी यही शुरू में कहा था कि चोरी तो कम से कम रोक सकते हैं। और नहीं मीर साहब, आप जो बात कह रहे हैं इस हिसाब से तो तकरीबन 520 अरब रुपए का खसारा है ना इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो 1-1 अरब रुपए के लिए, 10-10 अरब रुपए के लिए, 20-20 अरब रुपए के लिए कर्जे मांग रहा है दुनिया भर में। हारून रशीद साहब, ये किस तरह लगता है, ये लॉजिकल लगता है कि हम इतने मकरूज मुल्क हैं जहां पर हम अपने लाइन लॉसेस की फिक्र देके 520 बिलियन रुपीज है, फिर हम दूसरे ममालिक से कर्जे मांगते हैं और हम ये रिफॉर्म कभी कर ही नहीं सके। कोई भी गवर्नमेंट आए, सियासी, गैर सियासी, हाइब्रिड, जो भी आप कह लें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई है, क्यों नहीं हो सका ये हारून रशीद साहब? आज तक इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड पर ही मेरिट पर तकर्रियां क्यों नहीं हो सकी हैं हारून रशीद साहब? जी देखें सफान साहब, ये है क्रक्स ऑफ द मैटर कि आपने इन कंपनीज को कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत प्रोफेशनली चलाना है कि आपने इन कंपनीज को वजारतों की सब्सिडरी देके एक पेटरेज का घर बनाना है। अगर तो आपने पेटरेज का घर बनाना है कि जहां पर आपके अपना बंदा लगाना है, सिफारिश पे लगाना है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को फिट करना है, तो फिर तो यही होगा जो हमें नजर आ रहा है। अगर इसको कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत इसका क्वालिटी का बोर्ड लगाना है, इसका आपने मजबूत CEO लगाना है, उसको टारगेट्स देने हैं, तो ये काम कोई अनोखा नहीं है हिंदुस्तान। और इसके अंदर कंपटीशन होता है, मोनोपोलीज नहीं होती हैं। इंडिया ने ये रिफॉर्म की है, मैं उनके पावर सेक्रेटरी RV शाही के साथ डील करता रहा हूं, उन्होंने इसको सक्सेसफुली किया है। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को कंपटीशन में ले आए हैं और उसको आपने एफिशिएंसी बढ़ा दी है। यही काम उधर क्या कहते हैं वियतनाम में हो चुका है, बाकी ममालिक में, तो ये कोई अनोखी चीज नहीं है। सवाल ये है कि ये फैसला कौन करेगा। सियासी लोग कहते हैं कि जी पॉलिटिकल इकोनॉमी आ जाती है, लोगों की नौकरियां जाती हैं। केयर टेकर कहता है हमारा मैंडेट नहीं है, हम बहुत कम हैं। इस वक्त हमें जरूरत यह है कि अगर ये इदारे प्रोफेशनली चलना शुरू हो जाए तो ये लॉसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा मीर साहब से इत्तेफाक नहीं करता, कवानीन हमारे पास बहुत हैं, नया कानून लाने से चीज नहीं बदलेगी, कानून इंप्लीमेंट करने वाले बदलने से और उनको डेलीगेटेड इख्तियार देने से चीज बदलती है। क्योंकि जब हुकूमत इख्तियार नहीं देती तो आप जितना मर्जी दुनिया का बेहतरीन CEO ले आए, वो काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो हमें एक तो कंपनीज, ये कंपनियां हैं डिस्कोस वगैरह, इनको कंपनियों के तौर पे चलाएं, उनके बोर्ड्स को आप डेलीगेट करें, पावर्स दें। ये सियासी लोग और हमारी मिनिस्ट्रियां पीछे हट जाएं, ये काम थोड़ा चलना शुरू होगा, जो कॉम्पिटेंट लोग सिम्त बनेगी, एक सिम्त बनेगी। अच्छा नहीं मीर साहब, आप इस पे कुछ कह भी दीजिए और फिर दूसरा आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो, लेकिन ये भी बताएं कि जो हड़ताल जुमे को है, हफ्ते को है, लाएमल क्या मुश्तरका है, कुछ क्या है, यानी एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, पहिया जाम हड़ताल है मुख्तलिफ शहरों में, लाएमल क्या है अगले कुछ दिनों का? नहीं मीर साहब, मैं आपको लतीफा सुनाता हूं एक जरा इस हवाले से। जी देखें,
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी होती है, और खैबर पख्तूनख्वा, ये बलूचिस्तान वाले बिल ही नहीं देते, और खैबर पख्तूनख्वा वाले 40% तक ये डॉक्यूमेंटेड है, ये बिजली चोरी करते हैं। ठीक हो गया जी, 40% रिकवरी नहीं होती यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ, और सबसे ज़्यादा एहतजाज भी वो कर रहे हैं कि जी बिजली महंगी हो गई है। आप सोचे, यानी एहतजाज तो पंजाब वालों को करना चाहिए कि उनकी चोरियां जो हैं वो हम अदा करते हैं और एहतजाज वो कर रहे हैं। जरा देख रहे हैं कैसा लतीफ़ा और मज़ा का खेज सूरत हाल है। अब मैं आपको ये मैं एक बात कहना चाहता हूं। नहीं साहब, मैं एक आपसे बात एक से ज्यादा करूंगा, क्योंकि जो आप बात दुरुस्त कह रहे हैं, आपके पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी के जो लॉसेस हैं वो 153 बिलियन रुपीस के, सब में ज्यादा उन्हीं के हैं। लेकिन हमने देखा एहतजाज तो तकरीबन पूरे मुल्क में ही हो रहा है। इसे हम किसी सूबे से अगर सूबायत से हट के देखें, क्योंकि ये तो मुल्क का मसला बन चुका है। नहीं मीर साहब, आम आदमी नहीं वो क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं आपको लतीफा जो सुना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो क्यों कर रहे हैं? वो तो 153 अरब रुपए की चोरी कर रहे हैं। तो उन्हें कहें यार खुदा के लिए आप चोरी बंद कर दें यार, आप तो बिल आगे नहीं देते, आप एहतजाज किस बात का कर रहे हैं? चोरी तकरीबन हर फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, हर जगह हो रही है। खैर जी, आप प्लीज आप एहतजाज का ही बताएं नहीं मीर साहब प्लीज, कि क्या आपका लहमल है आगे? जी मैं एहतजाज का ये बता रहा हूँ कि हमारी मुख्तलिफ ताजर तंजीमें हैं, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, 31 की एहतजाज की कॉल भी है, 1 की भी है और 2 तारीख की भी है। तो हमने जो है वो ये मिल के फैसला किया है और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की सुप्रीम काउंसिल के इजलास में कि हमने किसी भी एहतजाज की मुखालफत नहीं करनी, बिकॉज ये एहतजाज जो है ये अवामी मफाद में हो रहा है और अवाम के इस सेंसिटिव इशू पर, अवामी सेंसिटिव इशू पर, हसास इशू पर हमने अपने ग्रोही और तंजीमी और ज़ाती मफादात हैं उनसे बालातर होकर सोचना है और हमने हर एहतजाज को सपोर्ट करनी है ताकि हुकाम बाला तक हमारी तकलीफ, अवाम की जो तकलीफ है वो पहुंच सके और उसमें हुक्मरानों को और हुकूमत को कोई बहाना ना मिले कि ये लोग जो हैं ये तो आपस में बटे हुए हैं और आपस में तकसीम है, ताकि वो जो है वो आसानी से छूट जाए। बहुत शुक्रिया नहीं मीर साहब और हारून शरीफ साहब, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया, और इसके बाद खाका नजीब साहब भी साथ होंगे प्रोग्राम में और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में बिजली के बिलों के हवाले से मुमकिन रिलीफ क्या हो सकता है, साथ साथ हुकूमत ये वाज़े तौर पर कह चुकी है कि जो भी होगा उसमें IMF की हतमी मंजूरी ज़रूरी होगी। एक प्लान तो ये भी था कि इसको किस्तों में कर दिया जाए, जिसके बारे में आज रिपोर्ट भी हुआ है कि तकरीबन 6 माह की एक साथ, जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च की हों, उस दौरान जो अगस्त के बिल्स हैं उस तरह वसूल किया जाए। लेकिन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में गर्दिशी कर्जों पर क्या पड़ेगा? ऑलरेडी जो गर्दिशी कर्जों का टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ है, उसके बिल्कुल मनफी जाते हुए गर्दिशी कर्जों में इजाफा हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं और किस तरफ जा सकती है? डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, हम सर्कुलर डेट हमें 150 अरब तकरीबन कम करना था, हम और बढ़ा चुके हैं। अब ऐसे में अगर ये होता है कि किस्तों में लिया जाए बिल को अगस्त के, तो क्या इससे इस गर्दिशी कर्जे में मजीद इजाफा होगा या मसाइल बढ़ेंगे या कम होंगे? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफान, एक तो ये बिल्कुल समझने की हमें कोशिश करनी है कि हमने IMF से इनहिराफ नहीं करना, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पर हैविंग सेड दैट, IMF इज अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन, IMF इज अ मैटर ऑफ डेटा दैट कम्स इन। पावर में हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो है हर वक्त आ रहा होता है, इसलिए ये नहीं है कि हमने 156 अरब तय किया हुआ है कि हम नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर डेट। मैं बिल्कुल मानता हूं ये बात, बट जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा अभी दिखाई दे रहा है और ये जो बिल अब गए हैं, इनमें 2 माह की आपने जो एडजस्टमेंट है वो लगाकर लोगों को भेजी है। इसमें आपने देखा है कि जब उसके ऊपर 17.5-18% GST लगता है तो बहुत से लोग 200 यूनिट से निकल के आगे चले गए हैं, इसलिए क्योंकि आपने जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी थी वो भी 6 माह पहले खत्म कर दी थी। सो बहुत सी नई चीजें हुई हैं। फिर एक नया QT यानी कि क्वार्टरली टैरिफ आने वाला है, उसमें जो क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं आपके जो आपके सामने आए हैं वो भी अभी आए हैं, वो आपने फंड से शेयर करने हैं।
कहने का मकसद ये आई एम ट्राइंग टू बिल्ड यू अ स्टोरी कि फंड के पास वापस जाइए, दे आर सेंसिबल पीपल, वो 8, 10, 11 PhD बैठे मेरी तरह यही काम कर रहे हैं, 8 घंटा पाकिस्तान को देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि ये कहानी बन गई है। एक इमरजेंसी प्रोविजन आपके बजट में है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पॉलिसी मेकर्स उसको रियलाइज करें। मैं उसका अमाउंट नहीं देना चाहता ऑन एयर, बट वो एग्जिस्ट करती है। अगर आप समझते हैं, और ये तो अब कॉल ऑफ कोर्स अथॉरिटीज ऑफ द टाइम ने करनी है कि क्या इमरजेंसी सिचुएशन अराइज कर गई है पाकिस्तान में, अगर कर गई है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप इमरजेंसी प्रोविजन मुराद खाकान साहब, क्या सब्सिडी देना है या फिर अपने टैक्स टारगेट्स को रिव्यू करना है? इमरजेंसी प्रोविजन क्या फिस्कल स्पेस में हमें मिलेगा? क्या है ये इमरजेंसी प्रोविजन खाकान साहब? हम इमरजेंसी प्रोविजन के कुछ पैसे रखते हैं, प्राइमरी सरप्लस मुझे मालूम है 0.4% का एग्री हुआ है। अगर वो 0.4% का एग्री हुआ सरप्लस ही रखें तो तब भी एक इमरजेंसी प्रोविजन के पैसे हम बजट में रखते हैं इसी तरह की चीजों के लिए, या कोई अल्लाह ना करे कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन हो या कोई ऐसी डिस्टर्बेंस हो रही है मुल्क में इस वक्त जिस तरह की आपको दिखाई दे रही है। जीएसटी आपने पूरा करना है एक चंक का फिगर, वो सिर्फ आपने पावर के बिल से करना है या कहीं और से करना है या उसमें कुछ पैसे डालने हैं, वो भी आपके पास है। फिर आपके पास ये है, ये जो इनकम टैक्स का जो है ऑन दी कमर्शियल साइड, आई थिंक 5% या कुछ प्रोविजन, उसको देख लीजिए। स्टैगरिंग को उनसे डिस्कस कर लीजिए कि स्टैगर करने से इंडिकेटिव टारगेट है, मैं समझता हूँ इंडिकेटिव टारगेट इंडिकेटिव होता है। ये जो -156 बिलियन का 30 सितंबर का, ये इस पे तो बात करनी ही पड़ेगी। और आखिर में देखिए ना, डिस्कोस की मैनेजमेंट सही कीजिए, अगर करेंगे तो आप हो सकता है बहुत सी रिकवरी जो आपकी पेंडिंग पड़ी है, कई 100 अरब रुपए जो हैं वो आप जा सकते हैं उनके पीछे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 520 अरब का नुकसान TND की मद में डिस्कोस में हो रहा हो और हम कहें कि हम 30-40 अरब नहीं हैंडल कर सकते, 200 से 300 यूनिट्स तक को हैंडल करने। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इस वक्त एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसको इस तरह हैंडल कर लेना चाहिए। बट साथ ही जब फंड के पास जाएं तो ये पूरे नंबर्स, क्या जीएसटी, क्या स्टैगरिंग का इम्पैक्ट है, आप और कहां से पैसे लाएंगे, आप इमरजेंसी प्रोविजन कैसे यूज करेंगे, आप मे बी, मुझे याद है इस तरह का एक मसला खड़ा हो गया था, मैं 14 में जब फंड का रिव्यू करवा रहा था पाकिस्तान का, तो हमने उनको कहा कि हम GIDC की मद में वापस जाके 40 अरब रुपया कलेक्ट कर लेंगे, और ये 40 अरब रुपया जो है हमें कोई शॉर्टफॉल आ रहा था कहीं पे, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, हम वापस आए, हम फर्टिलाइजर कंपनी से मिले, हम बाकी सबसे मिले, हमने 40 अरब रुपए की प्रोविजन कंप्लीट कर दी थी, अगर मुझे एग्जैक्टली मुझे 40 अरब था इसके लगभग। तो आप भी ऐसी कोई प्रोविजन, आपको पता है GIDC की मद में बहुत से पैसे हैं जो आपने कलेक्ट करने। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह की कई मिसालें स्टेट इंशाल्लाह जो भी है हल आप कहते हैं कि मिलकर और कंसेंसस के साथ IMF के साथ करना होगा। नवंबर के अंदर अगर हमारा रिव्यू है और हमारी मीटिंग होती है तो हम गैस के जो बिल है वो भी हमने नहीं बढ़ाए हैं, जो जून में नोटिफाई ओगरा करके गया था, गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किए थे, तो एक तो वो भी कहा जा रहा है कि दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन कि IMF हमसे नाराज हो या नाला हो, या और दूसरा सर्कुलर डेट जिसे आप कह रहे हैं हमें नेगोशिएट करना होगा, फिर ये मामला अलग हमारे ऊपर आ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में ये तो एक बहुत ही जिसे कहा जाए कि इनस्टेबल सा सफर लग रहा है आइंदा, और कितनी मुश्किलात आपको लगता है मजीद इसमें आने वाली है पाकिस्तान और IMF के ताल्लुकात में कुछ माह के अंदर? डॉक्टर साहब देखिए, IMF इज अ मैटर ऑफ वेरी वेरी क्वांटिटेटिव नेगोशिएशन, और चूंकि 8 से 10 लोग वहां से आते हैं, सारे PhDs हैं, 8 घंटे बैठ के सब्जेक्ट वाइज काम कर रहे होते हैं। आप भी अपनी ऐसी टीम पुटअप कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छी से अच्छी जो टीम सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं उनको पुटअप कीजिए, उनको कहिए कि उनको निगोशिएट करें। हम करते थे ये, इसीलिए हमने 13-16 का प्रोग्राम जो है कामयाबी से कंप्लीट किया, और हम हर इशू पे उनसे वो डेटा प्राइमरी सारा कहां से ला रहे हैं, हमसे ले रहे हैं ना, तो आप ही उनको बेहतर शक्ल में प्रेजेंट कीजिए। और मैं फिर गुजारिश करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम लोग IMF को समझते हैं, IMF का प्रोग्राम जो है ना वो सेट इन स्टोन नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हर क्वार्टर में नए टारगेट्स बनते हैं। देखिए ना, आपके पास 30 सितंबर के टारगेट्स हैं ना इस वक्त, आपने 30 दिसंबर के जब बनवाने हैं तो नए टारगेट्स बनेंगे। आपने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क जब कंप्लीट कर दिए तो अगले स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स नए तय होंगे। दैट इज हाउ अ प्रोग्राम इज रन। जब कोई ग्राउंड रियलिटी चेंज होती है तो उसकी एडजस्टमेंट्स तो आप करते चले जाते हैं। कुछ ओवरआर्चिंग टारगेट्स तो रहेंगे, कुछ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं जो रहेंगे। और एक और चीज जो बहुत अफेक्ट कर रही है इस वक्त, वो है रुपए की कदर, जो आपको बहुत अफेक्ट कर रही है हर तरह के बिलों में। बिजली में भी बहुत बड़ा इफेक्ट है इसका। सो उस पर भी काम शुरू कीजिए कि क्या करना है, क्यों रुपए की कदर ऐसी है। अपने एक्सपेंडिचर्स को संभालिए, एक्सपेंडिचर्स को संभाल में रकम निकाल लीजिए। देखिए ना,
मतलब पीएसडीपी तो सबसे आसान है काटना, बट एक्सपेंडिचर्स में कहीं ना कहीं गुंजाइश आप निकाल सकते हैं, जिससे आप ना सिर्फ इन्फ्लेशन को कम करेंगे, बट हो सकता है कि आप कुछ इस वक्त इनकम सपोर्ट में फराहम कर सकें। पर दूसरा ये याद रखिए कि वक्त ने हमें ये सिखाया है और सब हुकूमतों को सिखाया है, और ये मैं बहुत ही कंफर्टेबल होके अब ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान प्राइसिंग चेंजेस से किसी सूरत भी इस सेक्टर को अब ठीक नहीं कर सकता। वक्त आ गया है कि अब शॉर्ट टर्म्स तो मैंने आपसे बात कर ली, पर मिड टर्म में अगर आपने आईपीपी से निगोशिएट करना है, चाइनीज जो हैं, अगर आपने गैस सही फराहम करनी है, अगर आपने टैरिफ का रिफॉर्म करना है और डिस्कोस की मैनेजमेंट चेंज करनी है, ये 6 महीने का रिफॉर्म है, इसको करना पड़ेगा, वरना यू कैन कम बैक टू मी आफ्टर 6 months। अगर ये 4 चीजें आप नहीं करेंगे ना, तो सैफान एक अनस्टेबल जो आप जिक्र कर रहे हैं, और शायद मुझे भी किसी ने इंटरव्यू करते हुए ये पूछा कि शायद वजीर खजाना ने एक बहुत ही तशवीश का इजहार किया, वो रहेगी, बट मैं नहीं समझता कि ये चीजें करते हुए साथ ही इनफ्लोज को तो इंश्योर कीजिए ना। जिनीवा के डॉलर इनफ्लोज हैं, कमर्शियल रीफाइनेंसिंग है, पाकिस्तान के मल्टीलैटरल फ्लोज हैं, पाकिस्तान के बायलैटरल फ्लोज हैं, इनको इंश्योर कीजिए ताकि मुल्क को तकवीयत मिले, रुपए की कदर में जिस तरह इस्तेहकाम आएगा, एनर्जी प्राइसेस में इस्तेहकाम आएगा। आई अंडरस्टैंड द टास्क इज वेरी ह्यूज, देयर इज अ केयर टेकर सेटअप, बट दिस इज एन एम्पावर्ड केयर टेकर सेटअप, और माशाल्लाह बहुत ही सीजन्ड लोग हैं इस सेटअप में, बहुत ही समझदार लोग हैं, कई दिहाइयों से पार्ट रहे हैं इस पूरे सिस्टम का। उनको बहुत ही जिसे कहते हैं मुल्क को तकवीत देनी चाहिए कि निकाल लेंगे इस मुश्किल से। तजुर्बा भी है और साथ साथ कॉम्पिटेंस भी है जो आती है। डॉक्टर खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में। नाज़रीन, आपने आज सुना कि ताजिर बरादरी, माहिर मईशत, पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल में फंसा हुआ है, इसका मुमकिन हल क्या समझते हैं और किस तरह ताजिर बरादरी एहतजाज की तरफ जा रही है, ये तमाम चीज़ें आपके आज के बेनकाब में आपके सामने रखी। गैस की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्का है। फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।